बच्चों, आज के लेक्चर में हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई क्लोज्ड सर्किट या फिर क्लोज्ड लूप हम रखते हैं और उसको स्टेशनरी पोजीशन पे रखते हैं तो उसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो चेंज होते थे और इस कारण से उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता था। पर आज हम देखेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि यदि अब हम चाहे वो किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर कोई एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें यदि हम किसी एक कंडक्टर को या फिर हम कोई क्लोज्ड सर्किट या लूप को वहां पर वेरी कराते हैं, उसको मूव कराते हैं, तो उस कंडीशन में भी उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रही है उसमें चेंज आएगा और इस कारण से इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा किस कारण से हुआ है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी एक क्लोज्ड सर्किट या कंडक्टर को वेरी कराते थे, उसको मोशन कराते थे और तब जो इंड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अब हम बोलेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना? तो उसको देखते हैं। सपोज ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड। ठीक, इसके यहां पर हम एक क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं। सपोज ये एक वायर है, इसको हमने इस टाइप से मोड़ दिया और यहां पर एक कंडक्टर हमने रख दिया। इस कंडक्टर को हम लेते हैं पी क्यू। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि जब ये कंडक्टर पी क्यू है, इसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस पे स्लाइड कराते हैं। ये जो एक यू शेप का एक वायर हमने मोड़ के रख दिया है, इसके ऊपर इस कंडक्टर पी क्यू को इसमें हम स्लाइड करते हैं इस टाइप से और इससे पी क्यू का इस यू शेप वायर से ऑलवेज कांटेक्ट पे रहना चाहिए। ठीक है ना? तब हम यहां पर देखेंगे कि जब हम इसको इधर खिसकाएंगे ऐसे, या फिर हम इसको इस साइड खिसकाएं या फिर इस साइड खिसकाएं, तब दोनों कंडीशन में ये मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो यहां हम देखेंगे जैसे ये मूव करेगा तो ये एक एरिया मिल रहा है हमको, ये इतना। सपोज इसको हम लेते हैं, ये आर पॉइंट है और ये एस, तो यहां एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर बन गया यहां पर पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस एक क्लोज्ड लूप, रेक्टेंगुलर लूप बना रहा है और इसका जो एरिया है हम देखते हैं कि सपोज ये आर एस की जो लेंथ ले रहे हैं हम, इसको ये ले हम एल और क्यू आर ये है एक डिस्टेंस जिसको हम एक्स लेते हैं। अब हम इसको मूव कराएंगे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, तो इसको इधर लाएंगे ऐसा। जब इधर लाएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर है ये पी क्यू आर एस, इसके एरिया में चेंज आएगा और जब एरिया में चेंज आएगा तो पहले एरिया ज्यादा रहा, अगर इसको हम इस साइड मूव कराते हैं तो इसका एरिया कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये पी क्यू आर एस एक क्लोज लूप है। जब ये एरिया कम होगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पासेस हो रही हैं वो कम होंगी, धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो है, बट इसके एरिया को हम स्लोली कम करेंगे तो इससे पास होने वाली फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कमी आएगी। मतलब चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इस कारण से यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा। तो किससे हो रहा है? जब हम PQ को वेरी कराते हैं, या अंदर साइड या फिर बाहर साइड। अगर हम इसको वेरी नहीं कराते हैं और इसको यहां पर रख दिए हैं तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना? जब हम इसको वेरी कराएंगे तभी होगा। ठीक,
तो हम सपोज देखते हैं कि जो ये अभी है इस कंडीशन में पी क्यू की पोजीशन, इस कंडीशन में इसका जो एरिया होगा, ये रेक्टेंगुलर एक कंडक्टर बन गया यहां पर। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, सपोज हम उसको A1 लेते हैं तो वो हो जाएगा L इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। जिसमें से ये है लेंथ, किसकी लेंथ है, ये पी क्यू की लेंथ है। और अब हम इसको देखेंगे, इसका ये आर्म है, इसकी लेंथ है x, तो एरिया क्या हो गया L इंटू एक्स। अब सपोज हम इसको अंदर साइड मूव कराते हैं, इधर साइड। जब इधर साइड मूव कराएंगे तो कुछ देर बाद ये खिसक के इधर कहीं आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। सपोज अब ये जो पी क्यू है इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां आ गया, मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका वो dx होगा। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx, क्योंकि इस लेंथ को पूरे को हमने लिया है x, ठीक है। तब dx हो गया। तो अब इस रेक्टेंगुलर शेप जो है ये p यहां आ गया और q यहां आ गया, तब इस रेक्टेंगुलर का एरिया अब कम हो गया। तो इस एरिया को भी हम फाइंड कर लेंगे। तो वो सपोज वो जो एरिया है उसको हम लिख रहे हैं A2 से। अब इसकी लेंथ तो इक्वल है दोनों बार में L, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ ये कम हो गया, पहले इतना, अब उसके बाद ये घट के इतना आ गया। तो कितना घटा, ये dx घटा, ठीक है ना। तो dx घटा, तो अब जो इसके इक्विवेलेंट लेंथ बचा बाद का वो ये लेंथ आ गया, ये वाला, ये वाली लेंथ आई। अब इसकी वैल्यू कितनी है, पूरी कितनी है x, और कम कितना हुआ dx। तो अब जो लेंथ बची इसकी वो ये बची, तो यहां पर क्या होगा अब x माइनस dx। एरिया में चेंज आया तो हम यहां पर भी एरिया में चेंज निकाल लेते हैं। तो उसको हम लिखते हैं, या तो हम डेल a लिख दें या फिर हम dA लिख दें, कुछ भी लिख दें। तब ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू रखेंगे हम। A2 की वैल्यू ये है, तो A2 की वैल्यू इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, LX माइनस L इंटू dx। अब ये फाइनल एरिया है, तो फाइनल एरिया की वैल्यू यहां पर रख देंगे हम, LX माइनस L इंटू dx, और जो A1 की वैल्यू है वो है माइनस LX, माइनस नहीं है, ये माइनस को हमने रखा है यहाँ पे। अब ये LX में से LX कैंसिल हो जाएगा, तो यहां माइनस L इंटू dx बचा, ये एरिया में चेंज आया हमारा। अब एरिया में चेंज आया तो यहां पर फ्लक्स में भी चेंज हो जाएगा, इसके अंदर से जाने वाले फ्लक्स में, इससे लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आएगा, कमी आएगी। तो कमी आएगी या फिर ज्यादा होती है तो हम जानते हैं कम हो या फिर बढ़े, दोनों कंडीशन में फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जब यहां पर फ्लक्स में चेंज आया है तो हम फ्लक्स में चेंज फाइंड करेंगे। तो अब हमने, क्योंकि यहां पर हमने dx डिस्प्लेस किया था इस pq को अंदर साइड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर साइड, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा यहां पर एरिया में चेंज आया था वो dA आया था, तो फ्लक्स में चेंज कितना होगा, d फाई b। फ्लक्स को हम फाई b लिखते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अब ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया, इतना। फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो b तो वैसे ही रहेगा, dA की वैल्यू है माइनस L इंटू dx, माइनस L इंटू dx। इसको अरेंज करो तो ये d फाई b इक्वल आ रहा है माइनस b इंटू L इंटू dx। ये हमने चेंज फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स में। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है मतलब यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, कहां पर, ये जो P पॉइंट है इस कंडक्टर के और Q पॉइंट के बीच में, यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं।
तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में हमने डिराइव किया था, प्रीवियस लेक्चर में। तो अब ये तो फॉर्मूला हुआ, इसमें इसको सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, और अब डी फाई बी की जो वैल्यू है ये हमने पहले से इसको फाइंड कर चुका, तो इसकी वैल्यू यहां पर हम रख देंगे। तो डी फाई बी की वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन फर्स्ट में वी गेट क्या मिलता है हमको, एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी फाई बी की वैल्यू थी माइनस बी एल डी एक्स, यहां हमने ये निकाल लिया था पहले से, उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब नीचे है डी टी। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस सामने आएगा कॉमन, तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर यहां पर प्लस बन जाएगा। अब हमारे पास b यहां है, उसके बाद l भी है, और यहां ऊपर बचा dx और नीचे dt। ये हुआ। हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये जो dx है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये dt है, ये टाइम इंटरवल है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये क्या होगा, ये होगी वेलोसिटी किसकी, हम इसको स्लाइडिंग कर रहे हैं यहां पर ना, ये यू शेप जो कंडक्टर है उस पे पी क्यू को इधर अंदर की ओर, तो जब स्लाइडिंग कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी है ये v इस डायरेक्शन में। तो ये जो dx है अपॉन dt, इसकी इक्वल हम लिख देंगे v। तो अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी बी एल, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई v, तो हम यहां पर लिख दिए v। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस यहां पर हुआ, तो यहां पर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण यहां पर इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना, इस पे। तो वो करंट इस टाइप से फ्लो होगा, इस टाइप से, ठीक। वो करंट की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल, अब करंट ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि करंट इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है P और Q के बीच में, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और हम जानते हैं कि ये जो है, ये वायर, ये वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम मानते हैं। तो इस पूरे PQRS जो क्लोज्ड सर्किट हुआ, इसका जो पूरा रेजिस्टेंस है वो P और Q के बीच में जितना रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, उतने के इक्वल पूरे रेजिस्टेंस को हमने मान लिया, क्योंकि हम इन जो हैं QR, RS और SP के जो रेजिस्टेंस है उसको बहुत ही नेग्लिजिबल माना है अभी उस कंडीशन में। तो फिर करंट हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। सपोज इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू है BLV और नीचे R। तो ये हुआ करंट, यहां पर इंड्यूस्ड करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि क्या यहां पर एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी या नहीं। हमने देखा कि इसको जब हम इधर इधर खींच रहे थे, इसको इधर हम स्लाइडिंग ऐसी करा रहे थे, तो इसको मूव करा रहे थे हम, और इस मोशन में यहां पर वर्क करना पड़ रहा था हमको। तो वो जो वर्क था उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क किससे हुआ, हमने जो मैकेनिकल एनर्जी लगाई उससे। तो यहां मैकेनिकल एनर्जी जब हमने लगाई, तो हम देख रहे हैं इसको मूव कराने पर यहां पर करंट भी फ्लो होने लगता है, आई करंट। जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ये हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये तो हम थ्योरेटिकल जानते हैं, क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसको हम क्वांटिटेटिव स्टडी देखेंगे इसके लिए कि एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं।
हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है P और Q के बीच में, इस कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हमने फाइंड किया था एप्सिलॉन इक्वल BLV, जहां पर B ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, L इस कंडक्टर की लेंथ है और V इसकी मोशन, इसकी वेलोसिटी है जब इसको हम मूव करा रहे थे। और हमने ये भी देखा था कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो I इक्वल एप्सिलॉन अपॉन R फ्लो हो रहा है। एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो I की वैल्यू हो गई यहाँ BLV अपॉन R। ये करंट, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू थी। अब हम यहां पर देखेंगे कि जब हम इसको मूव कराते थे ऐसे, और ये क्योंकि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है कंडक्टर, तो हम इससे पहले एक लेक्चर में पढ़े थे कि यदि कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे उसको रखते हैं और उसमें यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एक फोर्स लगता है, वो हमने देखा था। और उस फोर्स की जो वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है, उसको भी हमने फाइंड किया था, डिराइव किया था। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो PQ कंडक्टर है, इसमें जब हम इसको मूव कराते हैं तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है। तो अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर अब मैग्नेटिक फील्ड पे मूव करा रहा है, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखे हैं, तो इस पर फोर्स भी तो लगेगा। तो वो जो फोर्स का फॉर्मूला था वो हमने डिराइव किया था F इक्वल ILB। इधर साइन थीटा भी था, पर ये जो साइन थीटा है, जब मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। मींस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर अगर है तो उस पर मैक्सिमम होता है। तो अब ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसको मैक्सिमम फोर्स लगेगा, इसलिए साइन थीटा को अभी हम हटा दे रहे हैं। उस समय इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की है। तो ये फाइंड करें पहले हम। तो अब हमने I की वैल्यू तो यहां से रख देंगे यहां पर, तो फिर F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BLV अपॉन R, ये I की वैल्यू हो गई, और उसके बाद यहाँ L इंटू B, ये एज इट इज रख देंगे। अब F की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, B और B स्क्वायर, L स्क्वायर, V अपॉन R। तो ये हमने फोर्स फाइंड कर लिया कि ये जो कंडक्टर है PQ, इसमें इतना फोर्स लग रहा है। हम देखते हैं कि अब ये मूव भी कर रहा है यहां पर, तो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहां पर जो मैकेनिकल पावर है, इसको हम मूव कराते हैं, इसको हम यहां स्लाइडिंग करते हैं, तब ये मूव कर रहा है। मीन्स यहां पर मैकेनिकल पावर हम फाइंड करें पहले। तो मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल F इंटू वी होता है। ये हम 11th क्लास में पढ़े हैं, ये मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला, यदि कोई कंडक्टर इस वेलोसिटी v से मूव करे मैग्नेटिक फील्ड पे। तो अब पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इक्वल F की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे वहां, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू ये वाला V एज इट इज रखें यहां। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू अब हो जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर V और V का मल्टीप्लाई, तो यहां पर V स्क्वायर अपॉन R। ये हमने मैकेनिकल पावर फाइंड की, ठीक है ना। यहां पर मैकेनिकल पावर कितनी होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है, और क्यों करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसको हम इधर मूव करा रहे हैं। तो जब जैसे इसको मूव कराते हैं और इसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो हमने जो मैकेनिकल पावर लगाई इसको मूव कराने में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में, क्या ये जो पावर है या ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी या नहीं, इसको हम देखेंगे। जब हम इसको मूव कराते हैं यहां पर, स्लाइडिंग करते हैं यहां पर, तो इसमें पावर खर्च होगा। पावर खर्च होगा तो वो पावर कितना खर्च होगा, उसके लिए हम देखते हैं जूल्स इफेक्ट से, कि पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है।
सपोज इसको हम पी डैश से रखते हैं। अब यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू तो हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया था, उसकी वैल्यू थी बी एल वी अपॉन आर, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं और यहाँ आर। अब पी डैश की वैल्यू कितनी होगी, सब में पावर लगेगा क्योंकि यहाँ पर होल पावर है, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये वाला आर रख देते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, आर से आर कैंसिल होगा, यहाँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर बच जाएगा। तो ये हमने एक और इलेक्ट्रिकल पावर ये फाइंड कर लिया। सपोज ये कोई भी इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड जो भी थर्ड है, और हमने मैकेनिकल पावर के लिए फॉर्मूला ये निकाला था, ये वाला। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम है, ये आइडेंटिकल है। जब ये आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब जब हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर स्लाइडिंग करा रहे थे, और स्लाइडिंग कराने के कारण यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट बनता था, और इस क्लोज्ड सर्किट में जब हम पावर लगाते थे, एनर्जी लगा के और इसको मूव कराते थे, तो हमारे द्वारा पावर खर्च की जा रही थी, और वो पावर कन्वर्ट किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रही थी। और उसका फॉर्मूला भी हमने ये डिराइव कर लिया, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर बिल्कुल सेम है, मीन्स ये आइडेंटिकल हैं। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी थी मैकेनिकल एनर्जी, वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब यहाँ एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, चेंज हुआ, उसका फॉर्म चेंज हुआ। तो यही तो है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब यहां भी एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई ना।